नमस्कार बच्चों। आज हम कूलाम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि अगर दो चार्ज प्लस प्लस के होते हैं, दोनों चार्ज अगर प्लस प्लस के होते हैं तो उन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगता है, और अगर दोनों माइनस के होते हैं तब भी रिपल्सन फोर्स लगता है। लेकिन अगर एक प्लस का चार्ज होता है और एक माइनस का होता है तो जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इतना हमने अभी तक पढ़ लिया था। लेकिन इस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर कूलाम ने एक नियम दिया था। तो उसको ही हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। देखिए, हमारे पास में ये दो चार्ज हैं, दो पॉइंट चार्ज हैं और ये रेस्ट में है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल आर है। और ये जो डिस्टेंस लेते हैं इसके सेंटर और इसके सेंटर से हम डिस्टेंस लेते हैं, इन दो पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल आर। तो इनके बीच जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगता है उसकी वैल्यू कितनी होगी वो हम फाइंड करते हैं। तो देखिए, अगर ये दोनों चार्ज प्लस प्लस के हैं या माइनस के हैं तो ये चार्ज रिपल्सन फोर्स लगेगा इनमें, तो इस पर इधर फोर्स लगेगा और इस पर इधर लगेगा। लेकिन अगर इनमें एक प्लस का एक माइनस का है तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। तो हम यहाँ पर दोनों को प्लस चार्ज मान लेते हैं। सपोज ये चार्ज भी हमारा प्लस का चार्ज है और ये भी प्लस का चार्ज है। अब इस चार्ज पर इसके कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी क्योंकि रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर 1 पर 2 के कारण जो फोर्स लगेगा उसको हम कहते हैं F12। 1 पर 2 के कारण जो फोर्स लग रहा है, ऐसे ही 2 पर 1 के कारण जो लगेगा उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी क्योंकि रिपल्सन फोर्स लगेगा इस पर भी। तो ये F21 की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। लेकिन इस चार्ज पर इसके कारण जो फोर्स लगेगा, जितना फोर्स लगेगा उतना ही इस पर इसके कारण लगेगा, इसलिए F12 और F21 की जो वैल्यूज हैं वो इक्वल होंगी। F21 का मोड जो होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा वो इक्वल होगा F12 के, और इनको हम F के इक्वल मान लेते हैं कि दोनों पर जो फोर्स लगेगा एक दूसरे के कारण उसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। उसको हमने F मान लिया। तो कूलाम ने इस फोर्स F के बारे में जो नियम दिया उसका स्टेटमेंट ये है कि इनके बीच जो भी अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगता है वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, Q1 का मैग्नीट्यूड कर दिया अपन ने और Q2 का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है। सेकंड, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम कंबाइन रूप में ऐसे लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है K, क्योंकि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट आता है K, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इस फोर्स, ये जो कांस्टेंट है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। स्थिर विद्युत बल नियतांक होता है हिंदी में ये। अब इसकी जो वैल्यू होती है इस कांस्टेंट की, ये डिपेंड करती है एक तो मीडियम पर और एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड करती है कि हम सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सा काम में ले रहे हैं। ऐसा ही सिस्टम काम में ले रहे हैं या सीजे सिस्टम काम में ले रहे हैं, तो ऐसे जो भी सिस्टम काम में लेंगे उसके आधार पर इस के की वैल्यू बदल जाएगी। और
मीडियम कि उन चार्ज के बीच का मीडियम क्या है, अगर वो एयर में रखे हैं या किसी दूसरे मीडियम में रखे हैं तो उसके आधार पर भी के की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वो दोनों चार्ज वैक्यूम में रखे हैं और वैक्यूम और एयर का अलग के लिए लगभग के की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे फॉर वैक्यूम और एयर, उसके लिए ऐसा सिस्टम में ये एयर में रखे हैं तो ऐसे सिस्टम में के की जो वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, अंकिक मान जो होगा वो होता है 9 × 10⁹। अब इस के का जो मात्रक हम निकालते हैं, यूनिट जो हम निकालते हैं वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आता कैसे है उसके लिए देखिए, हम यहाँ के इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, ये आर स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन ये Q1 Q2 इसके अपॉन में आ जाएंगे यहां पर। तो देखिए के की हमें यूनिट लिखनी है तो हम इन सब की यूनिट लिख देंगे। तो इस फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो यहाँ हमने न्यूटन लिख दिया। ये आर क्या है, डिस्टेंस है दोनों के बीच, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया क्योंकि आर का स्क्वायर था। और ये Q1 और Q2 क्या है, चार्ज हैं, तो ये चार्ज का स्क्वायर, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, तो कूलम स्क्वायर, इसलिए के की यूनिट आ जाती है हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये ऐसे सिस्टम में जो के की वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ होती है। अब यहां पर हम देख रहे हैं के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख देते हैं। ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये वैक्यूम की परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। अभी परमिटिविटी क्या होती है इसके लिए मैं आपको चैनल पर एक अलग वीडियो मिल जाएगा, वहां डिटेल से हम इसके बारे में बात करेंगे। अब इसकी जो वैल्यू होती है इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं अपन, इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 भी हम पढ़ लेते हैं कई बार इसको। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 8.85 × 10⁻⁻12 होती है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इसकी यूनिट क्या आएगी, तो यहाँ हम देख रहे हैं जो के की यूनिट है उसका रेसिप्रोकल हम कर देंगे तो वही हमारी इसकी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे इसकी यूनिट अगर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर थी तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है ऐसे सिस्टम में जो के की वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ होती है। अब हम बात करते हैं कि सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो इन सीजीएस सिस्टम के की वैल्यू होती है 1, लेकिन ये बहुत कम काम आता है। अधिकतर हमारा ऐसे सिस्टम में हम वैल्यूज पुट करते हैं, इसलिए आपको वैल्यू ये वाली लर्न करनी है कि ऐसे सिस्टम में वैल्यू इसकी 9 × 10⁹ होती है। इसके बाद में अब ये जो के की वैल्यू है, ये के की वैल्यू हम इस इक्वेशन 3 में हम पुट कर देंगे तो हमारे पास फोर्स की जो इक्वेशन बन जाएगी वो इक्वेशन कुछ इस तरह की होगी। हमने के की वैल्यू वहां पुट कर दी तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये भी हमारा दो चार्ज जब वैक्यूम में रखे होते हैं तो उनके बीच फोर्स का फॉर्मूला है। अब देखिए अगर वो दोनों चार्ज वैक्यूम में या एयर में ना होके किसी ना किसी मीडियम में अगर रखे हों तो उस मीडियम में फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला है Fm यहाँ मीडियम के लिए आया है इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लगाएंगे यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन क्या है, जिस भी मीडियम में रखे हैं उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब यहां हम देख रहे हैं कि F जो है वो आर स्क्वायर की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। तो यहां हम देखेंगे F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ R। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हम अगर ग्राफ बनाना चाहें तो अगर R इंक्रीज होती है तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। अगर दो चार्ज हैं उनके बीच की अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है या कूलम फोर्स जो लगता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब यहां जो हमारा ये एप्सिलॉन नॉट है इसकी हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं, ये जो वैक्यूम की परमिटिविटी है उसका हम डायमेंशन फॉर्मूला। तो देखिए इसी से हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एप्सिलॉन नॉट को हम इधर ले जाएं तो F नीचे आ जाएगा। तो यह हमारे पास हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F R स्क्वायर। इसकी हमें डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो इधर वाली जो क्वांटिटीज हैं उनका अपन डायमेंशन फॉर्मूला लिख देंगे।
तो यहाँ Q1 और Q2 ये दोनों क्या है, चार्ज हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे दो बार हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो चार्ज का स्क्वायर। 4 और पाई क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डायमेंशन 0 होता है, फिक्स क्वांटिटी जो होती हैं। तो F क्या है, फोर्स है, R क्या है, लेंथ है, और R का स्क्वायर होता है, लेंथ का स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए चार्ज जो होते हैं इसकी डायमेंशन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, क्योंकि चार्ज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू टाइम, क्योंकि करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। करंट की क्या होती है, एम्पियर, टाइम का क्या होता है, टी, इसलिए यहाँ A1T1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई फोर्स की क्या होती है, M1 L1T माइनस 2, लेंथ तो L1 और इसका स्क्वायर था तो ये हो गया। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास डायमेंशन आ जाते हैं, क्योंकि ये M ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, ये L एक यहाँ पे है और स्क्वायर होके 2 यहाँ, तो ये 3 हो जाएगा, नीचे ऊपर जाएगा -3, तो L -3, टी स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो स्क्वायर और स्क्वायर पावर 4 हो जाएगा, तो टी की पावर 4, और ये पावर अंदर आएगी तो A स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अब ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल पर बात करने से पहले कूलाम्ब फोर्स के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज के बारे में बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, पहले इस न्यूमेरिकल को बाद में सॉल्व करेंगे। तो देखिए कूलाम्ब फोर्स फाइंड करने के लिए जो चार्ज हैं दोनों वो रेस्ट पोजीशन पर होनी चाहिए। मैं पहले भी आपको बता दिया था, हम कूलाम्ब फोर्स तभी हम अप्लाई करते हैं, कूलाम्ब फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो तभी हम अप्लाई करते हैं जब वो दोनों चार्ज रेस्ट पोजीशन में होते हैं, और उन दोनों को हम अगर पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सके तभी हम कूलाम्ब फोर्स का फॉर्मूला या कूलाम्ब लॉ हम लगाते हैं। कूलाम्ब लॉ, फॉर कूलाम्ब लॉ चार्जेस शुड बी एट रेस्ट एंड शुड बी कंसिडर एज पॉइंट। अगला है कि अगर वो जो चार्ज है वो रेस्ट पोजीशन में ना होकर मूविंग अगर पोजीशन में है, तो मूविंग पोजीशन में होते हैं तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मूविंग जब चार्ज होता है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है तो उस टाइम में हम कूलाम्ब फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, कूलाम्ब लॉ अप्लाई नहीं करते हैं। तो कूलाम्ब लॉ अप्लाई करने के लिए चार्ज का रेस्ट में होना जरूरी है। फॉर द फोर्स एक्टिंग बिटवीन मूविंग चार्जेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कूलाम्ब्स लॉ बिकॉज देयर इज इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन सच चार्जेस, क्योंकि मूविंग पोजिशन में इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है उनके पास और उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स भी होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है उस टाइम में, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। और अगर दो चार्ज हैं और उनके चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत कम, कितनी 10⁻⁻15 या इससे भी कम अगर होती है, तो उस टाइम में भी कूलाम्ब लॉ वैलिड नहीं होता है उस टाइम में, क्योंकि उनके बीच इतनी कम डिस्टेंस पर न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाते हैं, न्यूक्लियर फोर्स लगने लग जाता है। कूलाम्ब लॉ इज नॉट वैलिड फॉर द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन द रेंज बिटवीन 10⁻⁻15 और इससे भी लेस, बिकॉज इन दिस केस न्यूक्लियर फोर्स इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो जब डिस्टेंस इतनी कम होती है तो उस टाइम में कूलाम्ब लॉ को वैलिड नहीं रहता है और हम ये वहाँ पर अप्लाई नहीं करते हैं। और एक बात और है कि अगर दो चार्ज के बीच अपन फोर्स फाइंड कर रहे हैं, कूलाम्ब फोर्स, और कहीं तीसरा चार्ज और रखा है, तो उस तीसरे चार्ज के कारण इन दो चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है वो नॉट अफेक्टेड रहता है। द वैल्यू ऑफ कूलाम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। किसी दूसरे चार्ज के कारण फोर्स की वैल्यू उन दो के बीच जो लग रहा है वो अनअफेक्टेड रहता है। पांचों पॉइंट आता है हमारे पास कि कूलाम्ब लॉ जो होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब है कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये इसी को अपन क्या कहते हैं, जो भी लॉज होते हैं वो अगर डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो उसी हम क्या कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसलिए ये कूलाम्ब लॉ जो होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। और कूलाम्ब फोर्स जो होता है एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है, हिंदी में हम इसको कहते हैं संरक्षी बल, और ये आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिनमें अगर किसी भी एक चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं तो जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है,
और भी 2 डेफिनेशन और थी, तो वो 11th में आपने अच्छे से पढ़ा होगा इसके बारे में। तो ये मेन पॉइंट्स थे कूलाम लॉ के बारे में, तो आपको ध्यान रखने थे। अब हम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल है हमारे पास, 2 चार्ज्ड पार्टिकल हैविंग चार्ज 2 × 10⁻⁸ कूलाम ईच। 2 चार्ज पार्टिकल हैं और हर एक पर चार्ज इतना है। आर जॉइन बाई ए इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। वो दोनों एक इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से वो जुड़े हुए हैं और वो उस स्ट्रिंग की लेंथ है 1 मीटर। एंड सिस्टम इज केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। और उस पूरे सिस्टम को, दोनों चार्ज और उस स्ट्रिंग को एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा हुआ है वो। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। उस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए सपोज हमारे पास में ये 2 चार्ज हैं, इनके बीच की डिस्टेंस r इज इक्वल टू कितनी है, 1 मीटर है। और यहाँ Q1 और Q2, इन दोनों की वैल्यू कितनी है, इतनी है, दोनों इक्वल हैं। तो हमें इन दोनों के बीच जो ये स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ जो स्ट्रिंग में क्या टेंशन फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा और इस पर फोर्स इधर लगेगा, इसलिए इस रस्सी में क्या होगा, टेंशन फोर्स जनरेट होगा। और उस टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, जितना इन दोनों के बीच कूलाम फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर हम कूलाम फोर्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वो कूलाम फोर्स ही इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2, इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁸ कूलाम। और R हमारे पास 1 मीटर है। तो यहाँ पे कूलाम फोर्स की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं और वो क्या होता है, K Q1 Q2/r²। यहाँ K की जगह 1/4πε0 भी ले सकते हैं। अब देखिए K की वैल्यू कितनी है, मैंने आपको बताई थी ऐसे सिस्टम में 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁸। और Q2 की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁸, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी, r इज इक्वल टू 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। अब देखिए 2 × 2 कितना होता है, 4, 4 × 9 कितना हो गया, 36। तो हमारे पास में वैल्यू आ गई ये 36। अब देखिए 10⁻⁸ और -8 कितना हो गया, -16। -16 में से प्लस का 9 अगर गया तो हमारे पास 10⁻⁷ न्यूटन हो जाता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻⁶ न्यूटन। तो हमारे पास उस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन फोर्स होगा उसकी वैल्यू इतनी होगी। तो ऐसे अगर हमें 2 चार्ज के बीच की डिस्टेंस गिवन हो, इनका मैग्नीट्यूड गिवन हो, तो उनके बीच कितना फोर्स लगेगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हमारे पास में यहाँ पर 4 क्वांटिटीज हैं, Q1 Q2 R और F, इनमें से अगर हमारे को 3 वैल्यूज गिवन हो और जो चौथी वैल्यू हो अननोन हो, तो हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कोई भी अगर हमें चार्ज की वैल्यू गिवन हो, फोर्स गिवन हो, तो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ऐसे हम कोई भी वैल्यू जो मिसिंग है वो हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो बच्चों ये था हमारा कूलाम लॉ। मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, और समझ आ गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। धन्यवाद।